सर आज की जो ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को कोशिश किए हैं कि इस वीडियो के अंदर हम इंक्लूड कर सकें, जिसके आंसर हम करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। वीडियो आपके सवालों के जवाबात के ही होंगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका कुछ भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपके सवालों को ज़रूर ही पिक करूँगा। यहाँ पर बहुत सवाल मैंने कवर किए हैं, आप एक एक करके बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट सवाल थे उन्हीं चीज़ों को मैंने कवर किया है, समझ रहे हैं ना। डायरेक्ट चलते हैं हम सवालों की तरफ, समझ रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल ही टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे हम। सर सबसे पहला सवाल जो आता है वो अर्न मनी की तरफ से आता है। ये कहते हैं सर मैंने 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट किया है 10 मंथ से, टोटल रिटर्न्स 800 रुपये है, इतना कम क्यों? इनका कहना है कि भाई मैंने 2,40,000 रुपये निवेश किया है, पिछले 10 महीनों में 800 रुपये रिटर्न्स है, तो इतना कम किए हुए हैं। आगे ये भी कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं 1 CR अचीव करना चाहता हूँ, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इन्होंने फ़ंड गिनती करवाया है, फ़ंड इन्होंने बताया है कि भाई ये फ़ंड है मेरी पोर्टफोलियो के अंदर, सारी चीज़ें मैं आपको दिखलाना चाहता हूं। लेकिन सर सबसे पहले मैं आपके इस सवाल के ऊपर कि भाई मैंने 2,40,000 रुपये निवेश किया और अभी तक इतना कम किए क्यों है, इसका जवाब है सिंपल सी बात। अगर आप देखें तो ज़्यादातर कैटेगरीज ऐसे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर जिस कैटेगरीज के फंड पिछले 3 मंथ्स और 6 मंथ में नेगेटिव रिटर्न्स देकर रखे हुए हैं। जी, पिछले 3 मंथ्स और 6 मंथ में नेगेटिव रिटर्न्स देकर रखे हुए हैं। आपने क्या कहते हैं कि कितने महीने पहले, 10 महीने पहले निवेश किया है, जिसमें 6 महीने 7 महीने से तो नेगेटिव रिटर्न्स दिखला रहा है, तो आपको कहाँ कैसे ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा सर? मुझे लगता है सबसे बड़ा रीज़न यही है, सबसे बड़ा रीज़न यही है। उसके बाद ये फ़ंड का नाम गिनती करवाते हैं, मैं आपके स्क्रीन पर भी लगा दूंगा हो सके तो। देखिए इनके पोर्टफोलियो में जो फंड्स है वो टोटल 12 फंड्स है। और यहाँ पर गौर करने वाली बात है, सबसे पहले नंबर पर आ जाता है कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जहाँ पर 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। आदित्य बिरला सन लाइफ PSU फंड 20,000 रुपये का निवेश है। कॉन्ट स्मॉल कैप फंड 30,000 रुपये का निवेश है। उसके बाद कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में 25,000 रुपये। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 28,000 रुपये। SBI मैग्नम मिड कैप में 20,000 रुपये। उसके बाद UTI निफ्टी 200 मोमेंटम में 5,000 रुपये है। उसके बाद निफ्टी 50 इन्होंने डायरेक्टली लिख कर रखा हुआ है। अब ये निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है या फिर क्या है, इनको पता होगा सही से, समझ रहे हैं ना। मैं तो इंडेक्स फंड इन्हें समझ रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। निफ्टी 50 में इनका कहना है 10,000 रुपये। कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप में 25,000 रुपये। HDFC डिफेंस फंड में 500 की SIP चल रही है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 15,000 रुपये। उसके बाद कॉन्ट ELSS फंड में 10,000 रुपये। तो सर सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि इतना ज़्यादा फंड रखने की ज़रूरत नहीं है, नंबर ऑफ़ फंड्स आपकी पोर्टफोलियो में बहुत ही ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि दूसरा रीज़न ये भी है कि आपके रिटर्न्स एवरेज हो रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके रिटर्न्स एवरेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपके रिटर्न्स के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, समझ रहे हैं ना। ये 2 चीज़ें हैं। दूसरी बात यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि 1 CR आपको निवेश करना है तो 15 से 20 सालों तक के लिए आपको निवेश करना पड़ेगा और अच्छा खासा अमाउंट निवेश करना पड़ेगा। यहाँ पर वो कैलकुलेशन वगैरह मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, जो आपकी पोर्टफोलियो को लेकर इंपॉर्टेंट बातें थी वही चीज़ें मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। तीसरे सवाल की अगर मैं बात करूँ तो ये रमज़ान भाई की तरफ से पूछा गया है, डू एनर्जी सेक्टर MF फॉल अंडर PSU कैटेगरी लाइक डिफेंस सेक्टर। देखिए सिंपल इनके कहने का मतलब ये है कि जो एनर्जी सेक्टर के म्यूचुअल फंड है वो PSU के अंडर में आते हैं या नहीं आते हैं, जैसे कि डिफेंस के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो PSU के अंडर में आते हैं, क्योंकि डिफेंस की कंपनी जो होती है वो PSU के अंडर में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर रमज़ान भाई मेन बात ये है कि जो भी कंपनीज PSU कहते किसको है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ PSU? PSU कहते किसको है? जिस कंपनी के अंदर कम से कम 51%, कम से कम 51%, कितना मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम 51% सरकार की हिस्सेदारी हो, सिंपल उसे हम PSU कहते हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर की हो, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर आपको बातें क्लियर हो गई हो। बाकी के जो होते हैं 51% तक के, तो 50 से 51% तक के तो किसके होती, सरकार की हिस्सेदारी होती है, उसके ऊपर जो होती है वो पब्लिक की होती है। ऐसा भी हो सकता है कि 55% हो सकता है, 51 से ज़्यादा भी हो सकता है, या 60% भी हो सकता है, बाकी के पब्लिक के हो सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो भी कंपनीज़ के अंदर सरकार की हिस्सेदारी कम से कम 51% है, डैट इज़ PSU कंपनीज़,
तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अंकु पटेल समझ रहे हैं, भाई का कहना है कि भाई क्या मैं अपने फैमिली मेंबर का अकाउंट यानी डीमेट अकाउंट की बात हो रही है यहाँ पर कि सऊदी में यूज़ कर सकता हूँ ट्रेडिंग के लिए। बिल्कुल कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने फैमिली मेंबर्स के अकाउंट या अपने अकाउंट या किसी दोस्त के भी अकाउंट या किसी रिश्तेदार रिलेटिव के भी अकाउंट आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस अकाउंट से जो भी डिपॉजिट या विड्रॉल होंगे वो उनके ही माने जाएंगे। किनके माने जाएंगे? जिनके नाम से वो डीमेट अकाउंट है। समझ रहे हैं? आगे जाकर अगर टैक्स का इशू होता है या फिर इनकम टैक्स को वगैरह को लेकर कुछ भी बातें होती है तो वो सारी कहानी उनके ही साथ होगी। यानी टैक्स भी आपको भरना पड़ेगा आने वाला साल में। अगर टैक्स का इस हिसाब से आपकी कमाई हो कि भाई आप टैक्स के लिए एप्लीकेबल हो जाए तो टैक्स आपको उनके ही नाम से भरना पड़ेगा जिनके नाम से आपका डीमेट अकाउंट है। बाकी यूज़ आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद जो हमारे पास सवाल आता है प्रीत सिंह की तरफ से, हरप्रीत सिंह सर का कहना है सर मुझे एडवाइस दो कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ 30K। देखिए सर, इनका कहना है कि 30K सिर्फ 30,000 रुपये हम कहाँ इन्वेस्ट करें, आप मुझे बताएं। देखिए सर, मैं आपको एडवाइस तो नहीं करूँगा, आपको कहाँ निवेश करना चाहिए इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, जिसको फॉलो करने के बाद गारंटी के साथ कहता हूँ सर आपके इन्वेस्टमेंट अच्छे हो सकते हैं। सबसे पहले आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इसको जानने के लिए आपको क्या जानना चाहिए। सबसे पहले देखिए कि आपकी जो है एज क्या है, दूसरे नंबर पे आपकी मंथली इनकम क्या है, तीसरे नंबर पे आप जिन पैसों को निवेश कर रहे हैं वो किस तरह का पैसा है, उस पैसे पे आप किस हिसाब किताब का रिस्क ले सकते हैं और कितने टाइम के लिए आप निवेश करना चाहते हैं, कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पर निवेश करना चाहिए। मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ कि इक्विटी में कहाँ, मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कहाँ पर निवेश करना चाहिए। और अगर आपका 3 साल से ऊपर का पीरियड है और अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हम गोल्ड में निवेश करें, सिल्वर में निवेश करें या फिर इक्विटी में निवेश करें, डेट में निवेश करें, तो मैं तो आपको यही कहूँगा 30 से 5 साल का अगर समय है आपके पास तो बिल्कुल आप इक्विटी में ही आइए और बहुत ज़्यादा इस पैसे को एक गोल्ड में, मनी मार्केट में, उसके बाद डेट में, इन सारी जगहों पर रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ 30,000 रुपये की बात है। तो 30,000 रुपये को बहुत ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आपके इमरजेंसी फंड के बाद अगर ये पैसे बचे हुए हैं जिसे आप निवेश करना चाहते हैं और 3 से 5 साल का समय है तो आप इक्विटी में ही निवेश करिए। लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपये होते या ज़्यादा होते तो वहाँ पर मैं कहता कि भाई अलग अलग एसेट क्लास में आप निवेश करिए, लेकिन यहाँ पर वो वाली बात नहीं है, सिर्फ 30K की बात है। बाकी आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि हमें कहाँ पर निवेश करना चाहिए, वही कुछ पॉइंट्स है जो कि मेन है, जो मैंने आपको बता दिया है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको समझ में आ गई हो, लेकिन फिर भी कुछ डाउट रहते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सवाल आता है अनीश रंजन जी की तरफ से, 15 से 20 साल के लिए 3 लाख रुपये लमसम करना चाहता हूँ, किस फंड में करूं? सर यहाँ पर आपके लिए भी मुझे लगता है कि आपके सवाल और इनके हरप्रीत जी के सवाल काफ़ी मिलते जुलते हैं। देखिए, अगर मैं लमसम की बात करूं तो यहाँ पर आपकी पोर्टफोलियो अगर ऑलरेडी बनी हुई है तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपने रिस्क एपिटाइट को, रिस्क प्रोफाइल वगैरह को देखते हुए अपनी पोर्टफोलियो बनाया होगा। तो देखिए, आपकी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से जो फंड, जिस कैटेगरी के फंड ज़्यादा सूटेबल है वहाँ पर आप ज़्यादा का लमसम करिए। लेकिन अगर आपकी पोर्टफोलियो बनी ही नहीं हुई है तो सर सबसे पहले तो फ़ंड सेलेक्शन की ज़रूरत है, और फंड सेलेक्शन के लिए कई सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर डेडिकेटेड एक वीडियो लेकर आऊँगा। फ़िलहाल यहाँ पर मैं आपको 1-2 बातें बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कि आप कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं और आपका रिस्क एपिटाइट क्या है, समझ रहे हैं, टाइम ड्यूरेशन, रिस्क एपिटाइट, आप इन चीज़ों को देखिए और किस तरह के पैसे आप निवेश कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए, नज़रों में रखते हुए आप फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ऑलरेडी पोर्टफोलियो बनी हुई है, जो एक बैलेंस पोर्टफोलियो, अच्छी पोर्टफोलियो है, तो आपको उसमें अलग से फंड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो एग्जिस्टिंग फंड है आपके पोर्टफोलियो में, उन्हीं में आप लमसम इन्वेस्टमेंट करिए, समझ रहे हैं। उसके बाद आते हैं प्रिंस प्रजापति की तरफ से, एक सवाल भेजा गया है। इनका कहना है भाई मैं इंग्लैंड में हूँ, मेरा अकाउंट ग्रो ऐप पर इंडिया में बना था मगर यहाँ नहीं चल पा रहा है। मैंने वेबसाइट से भी कोशिश की है पर कुछ भी बाई एंड सेल नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए सर, सबसे पहली बात, अगर आप ने अकाउंट बनाया था इंडिया के अंदर तो वो अकाउंट विदेश में यूज़ होना चाहिए, सबसे पहली चीज़।
ये अलग बात है कि वो ऐप के ज़रिए यूज़ नहीं होता है। मैंने पहले एक और भी वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि ग्रो का अकाउंट अगर आपका है तो आप यूज़ कर सकते हैं उसे विदेश में, लेकिन उसको यूज़ करने का तरीका ये है कि उसके ऑफिशियल वेबसाइट से आपको यूज़ करना पड़ेगा। मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए आप उसे यूज़ नहीं कर सकते विदेश में, तो तरीका वही रहेगा सबसे पहली बात। लेकिन अगर वो वेबसाइट के ज़रिए भी आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद आपको एक मर्तबा कस्टमर सपोर्ट टीम से बात करनी चाहिए, जहां से आपको अच्छी जानकारी दे सकती हैं। देखिए, गलत सलत इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको यहाँ पर दूँ और कुछ भी मैं आपको उलझा कर रख दूँ और तो ये मुझे लगता है कि बिल्कुल ही गलत बात है। जो भाई बात क्लियर है वो क्लियर मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर कस्टमर सपोर्ट टीम वगैरह से बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नंबर आपको कैसे मिलेगा? आप गूगल वगैरह पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ग्रो ऐप का नंबर वगैरह मिल जाएगा। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब उसके बाद हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। कौशिक जी की तरफ से पूछा गया है, आई एम न्यू इन्वेस्टर, प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। इनके पोर्टफोलियो में 2 फंड है। पहला है पराग पारिक फ्लैक्सी कैप, जहां पर ये 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और दूसरा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, जहां पे 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि 2000 रुपये की SIP करना है। एक और स्मॉल कैप लेना सही रहेगा, 2000 SIP के लिए फ़ंड लेना सही रहेगा। मतलब ये कहने का मतलब यही है कि 2000 रुपये की और भी SIP करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर कोई नया फंड लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर इन्हीं फंड्स में मैं अपने पैसे को लगा दूँ। तो मैं ये कहूँगा एक फ़ंड और भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक फ़ंड आप और भी ले सकते हैं, बाकी एक ही लीजिए, बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और वो भी एक बात और भी गौर करने वाली है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल आप देखिए, आपके रिस्क हिसाब से, रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग जो आपकी रिस्क के साथ ज़्यादा सूटेबल है, जैसे पराग पारिक हो गया, मोतीलाल मिड कैप हो गया, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, जो ज़्यादा सूटेबल है वहाँ पर आप ज़्यादा पैसे ऐड कर सकते हैं, या वहाँ पर आप SIP वगैरह बढ़ा सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये बातें आपको क्लियर हो गई हो, उम्मीद करता हूँ। उसके बाद अगला सवाल जो आता है वो आता है जावेद अख्तर जी की तरफ से। ये पूछ रहे हैं, सर मेरा सवाल ये है कि एक फ़ंड में 1 महीने में कितने बार लमसम कर सकते हैं अधिकतम, मुझे इसकी जानकारी दे। देखिए सर, इनका कहना है कि एक स्कीम के अंदर, एक म्यूचुअल फंड के अंदर 1 महीने में हम कितनी बार लमसम कर सकते हैं? सर जितनी बार आप चाहे कर सकते हैं, लेकिन आप याद रखेंगे कभी कभी क्या, बल्कि अक्सर फंड्स के साथ एक लिमिटेशन होती है। वो लिमिटेशन क्या होती है? लिमिटेशन ये होती है कि पर पेन 5 लाख रुपये का लमसम कर सकते हैं, 10 लाख का कर सकते हैं, 8 लाख रुपये का कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से जो ये लिमिट सेट की गई होती है, ये वाली लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाली लिमिट, अगर एक म्यूचुअल फंड है XYZ नाम करके, उसकी लिमिट है म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से कि भाई यहाँ पर पेन 8 लाख रुपये ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, SIP और लमसम दोनों मिलाकर, या फिर लमसम के 8 लाख रुपये या फिर SIP के 8 लाख रुपये, जो भी लिमिटेशन हो, जो लिमिट है म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से, वो लिमिट क्रॉस नहीं होना चाहिए। उसके अंडर में आप जितनी बार चाहे 1 महीने में लमसम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यही चीज़ मैंने आपको कमेंट में भी रिप्लाई किया था, समझ रहे हैं? उसके बाद हम आखिरी सवाल की तरफ आते हैं, जो कि हैं अमान F1 की तरफ से। ये पूछ रहे हैं कि छोटे इन्वेस्टर के लिए कम से कम चार्ज वाला डीमेट अकाउंट, मतलब कम से कम चार्ज वाला डीमेट अकाउंट कौन सा हो सकता है छोटे निवेशक के लिए, छोटे इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए सर, अगर आप म्यूचुअल फंड के लिए पूछ रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कोई चार्ज देने ही नहीं होते हैं, ब्रोकरेज चार्ज वगैरह लगते ही नहीं हैं आमतौर पे, समझ रहे हैं ना? ज़्यादातर एप्लीकेशन तो ऐसे ही है, वहाँ पर आपको एग्जिट लोड लगते हैं तो वो AMC लगाती है, ब्रोकरेज नहीं, ब्रोकर नहीं लगाते, वो AMC लगाती है, समझ रहे हैं? अगर आप MF से हट कर स्टॉक मार्केट वगैरह के लिए पूछ रहे हैं तो देखिए सबके थोड़े बहुत कम मिलते जुलते हैं, लेकिन एक बात ये भी आप याद रखिएगा कि जो कम ब्रोकरेज लेता है कभी कभी उसके साथ इश्यूज़ भी ज़्यादा आते हैं। तो मैं जो ज़्यादातर चलते हैं मार्केट के अंदर, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो ज़्यादातर चलते हैं मार्केट के अंदर उन्हीं एप्लीकेशन को आप ज़्यादा यूज़ कीजिए, क्योंकि उसके साथ ज़्यादा कस्टमर कनेक्ट है, समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब है कि उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं और वहाँ पर कस्टमर सपोर्ट टीम की ज़्यादातर हेल्प रहती है, वहाँ पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जिसकी वजह से मैंने आपको पूरी वीडियो में उम्मीद की है कि मैं आपको अच्छे से बता सकूँ, लेकिन फिर भी कुछ भी कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।